नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा टॉपिक लेकर आ रहे हैं इंटीग्रेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की। अगेन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जितना कि डिफरेंशिएशन था। मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक फायर। स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन फिजिक्स में मैक्सिमम जगह यूज़ होगा। कब यूज़ करेंगे? लाइक डिफरेंशिएशन में हमने बात किया था कि डिफरेंशिएशन में हम छोटी से छोटी क्वांटिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बहुत छोटी क्वांटिटी फाइंड करना है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसी फंक्शन का। उसी तरह से अगर हमें एक स्मॉल क्वांटिटी पता है और हमें होल क्वांटिटी निकालना है, देन हम क्या करेंगे वहाँ पर इंटीग्रेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट पार्ट, मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। समझिए, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम फॉर्मूले में भी हम रिवर्स करेंगे, बट सारे नहीं, है ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को नहीं छेड़ना है। हमें सिर्फ इस टॉपिक के उतने हिस्से को उठाना है जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन की जब भी मैं बात करता हूं, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट पार्ट है। कल हमने एक फंक्शन की बात की थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई फंक्शन है। हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं देन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग हमने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। आफ्टर डिफरेंशिएशन ये फंक्शन हमें मिल गया एफ डैश एक्स, है ना। तो यहां पर हमें ये एक फंक्शन मिल गया। क्लियर है? डिफरेंशिएशन के बाद अब आप क्या कर रहे हो, आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंटीग्रेशन के सिंबल को हम इस तरह से सांप जैसा बना देते हैं, ठीक है। फिर हम वो फंक्शन लिखेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? तो x के रेस्पेक्ट में करना है। अगेन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x। आप बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम वापस से उसी फंक्शन में पहुंच जाएंगे। क्लियर? मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होगा, बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वापस से अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के केस में हम ये सिंबल यूज करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसे भी लिखते हैं उस क्वांटिटी को। तो अगेन हमें वही फंक्शन मिल जाएगा जो ऑलरेडी गिवन था। बट यहाँ पर ऐसा करने के साथ साथ हमें दो चीजें याद रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं या इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जी, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें किस लिमिट तक डिफरेंशिएशन करना है या कहाँ इंटीग्रेशन करना है। लाइक इसको मैं इस तरह से समझाता हूं। अगेन हमारे पास एक y वर्सेस x ग्राफ है। क्लियर? यहां पे एक कोई स्लोप आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। मान के चलो ये यहां तक कवर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब अगर आपको इसका x एक्सिस के रिगार्डिंग एरिया निकालना है, समझिएगा आप मेरी बात को, हम इंटीग्रेशन को कनेक्ट करते हैं इससे। y वर्सेस x ग्राफ है, एक स्लोप आपके एक कर्व आपको दिया हुआ है, आपको उस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, और वो ऑर्बिटरी शेप का कुछ दिया हुआ है। कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनके पर्टिकुलर शेप के एरियाज क्या होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब जनरल केस में हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लेंगे। हमने कहा ठीक है, अच्छा इस एलिमेंटल एरिया का हमने विड्थ मान लिया dx, क्योंकि पूरा विड्थ कितना था, पूरी लेंथ कितनी थी उसकी x, हमने उतनी की चौड़ाई मान ली dx, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने एज्यूम कर लिया y1, या आप y भी ले सकते हो,
अच्छा y कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगा। मान के चलो कि आपने इधर वाले हिस्से का एरिया लिया तो यहाँ पर y वेरी कर गया, यहाँ का dx हमने dx1 ले लिया, या विड्थ हमने सेम रखा, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, यहाँ का y2 हो गया। तो आपको अगर पूरा एरिया निकालना है, आपने पतली 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 स्ट्रिप्स काट ली, उनकी लेंथ चेंज हो रही है क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक ऑर्बिटरी शेप है, ऑर्बिटरी कर्व आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। हमने मान लिया इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, इस स्ट्रिप हमें देखने में क्या फील आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, तो हमने इसका एरिया मान लिया dx इंटू वाई। ठीक है, ये तो हो गया एक स्ट्रिप का एरिया। अब अगर हमें होल एरिया निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर, इंटीग्रेशन का सिंबल अगेन ये लगा दिया। अब बात चल रही थी हमारे पास इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की। अब किसी ने हमें पर्टिकुलर बाउंडेड नहीं किया है कि आपको यहां से यहां तक का ही एरिया निकालना है, तो उस केस में हमारे पास इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं है ना। आपको मतलब कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, आपको किसी ने बांधा नहीं हुआ है ना। तो वहां पर हम उस केस में क्या करते हैं, हम उस केस में ये करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट सी का यूज करेंगे। क्लियर, मान के चलो फंक्शन आपके पास f डैश x है और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट आपके पास नहीं है, मतलब ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। उस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर fx प्लस सी। क्लियर, अब आपसे किसी ने अगर ये बोल दिया सपोज ये वाली लेंथ है 0 और ये वाली लेंथ है x, अब आपको इंटीग्रेशन करना है बट लिमिट आपके पास है 0 टू x। हम इसको अगेन एक और फंक्शन बना लेता हूं, एक और इक्वेशन बना लेता हूं dx, लिमिट आपके पास कितना आ गया 0 टू x। तो यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास फंक्शन आ जाएगा और आप लिमिट पुट कर देंगे 0 टू x। लिमिट पुट करने के लिए हम सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये केस रहेगा सॉल्व करने का। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के साथ हम क्या करते हैं, जो कि वहां डिफाइन किया हुआ है कि भैया इसकी लिमिट यहां से यहां तक है, समझ रहे हैं ना। इसकी लिमिट 0 से x तक है, x1 से x2 तक है, x3 से x4 तक है, कहीं का भी एरिया। सपोज 1 से 2 तक की आपको लिमिट दे दी होती तो आप उसके बीच का एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट का यूज नहीं करना पड़ता है, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आपका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक कांस्टेंट का यूज करेंगे हर बार, हमेशा। इतना आपको याद रखना है फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन को यूज करते टाइम पे, और ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक पार्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज आपने देखा होगा, एरिया की अभी मैंने बात की थी, तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि कल मैंने बात किया आपसे पिछले वीडियो में कि डिफरेंशिएशन करते टाइम पर हम स्लोप निकालते हैं dy बाई dx, इंटीग्रेशन करते टाइम पर हम कर्व का क्या निकाल लेते हैं, एरिया। तो आप समझिए बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब कोई कर्व है वहां पर आप उसका स्लोप निकालना चाह रहे हो तो आप डिफरेंशिएशन कर दो, आप एरिया निकालना चाह रहे हो तो आप इंटीग्रेशन कर दो। तो ये चीज हमारे दिमाग में बैठानी पड़ेगी, वही हम समझ भी रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोल चुका हूं कि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। मैक्सिमम फॉर्मूले आपको वहीं पर वैसे ही दिखाई देंगे बट ऑपोजिट लिखे हुए होंगे। देखिए कुछ फॉर्मूले मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आ रहा है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। सो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। अच्छा, अब आप सोचिए। अच्छा, एक और चीज, ये इनडिफाइनाइट था तो हम एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, c लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, सो हमें पता है, आप अगर ये कांस्टेंट कुछ भी इसका लोड मत लेना। देखो कांस्टेंट सी का आपको लोड नहीं लेना है अभी। कहीं पर किसी चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में इसका यूज हुआ, वहां पर मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, अभी हमें इसको ज्यादा दिमाग में लेकर नहीं चलना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये इसका यूज होगा ही नहीं। आपके पास लिमिट दी होगी, आप पुट करके आपका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए। सो
हम इसको हटा ही देते हैं कुछ देर के लिए। हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसा लिखा हुआ था, है ना। एक टर्म में मैं आपको बता देता हूं, मैं क्यों बार बार इसको क्या बोल रहा हूं कि ऑपोजिट प्रोसेस ऐसा बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट था, बाहर लिया, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए लगाया तो पावर आ जाएगा आगे और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया x टू दी पावर n। आप देख सकते हो कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से वही टर्म बन रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से वही टर्म बन रही है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म बन रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस चल रही है, रिवर्स प्रोसेस चल रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसको छोड़ते हैं, हम हमारे फॉर्मूलेज पर आते हैं। हमें क्या क्या फॉर्मूलेज यहाँ पर लर्न करने हैं और उन्हें किस तरह से यूज करना है, हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, पहला फॉर्मूला मैंने ऑन बोर्ड लिख दिया है। यहाँ पर एक चीज बस आप ध्यान रखिएगा कि n इज नॉट इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि x टू दी पावर -1 या फिर ये आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1, मतलब यही होता है ना। इसका अलग से एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। वहां पर आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं -1 + 1 अपॉन -1 + 1, ये 0 हो गया, 0 से आप डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, है ना। तो वहां पर ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये केस याद रखें सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। चलिए, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ रहा है sin x का जो इंटीग्रेशन होगा विच इज cos x प्लस सी, कॉन्स्टेंट में फिर बोल रहा हूं, अभी आप छोड़ दीजिए, आप यूज ही मत कीजिए। तो sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। क्या मैंने ये सही लिखा है? नहीं। आप सोचिए कि cos x का डिफरेंशिएशन, हमें ऑपोजिट आना है, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता हूं। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस का। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी से हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। नेक्स्ट sec x, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। यही होता था sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x tan x, तो हम यही वैल्यू लिखते थे। चलिए, इसी तरह से हमारे पास cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा, बताएं जल्दी बताएं, कॉट के माइनस का कॉट, माइनस का कॉट। नेक्स्ट cosec cot x, cosec x सॉरी cot x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा माइनस का cosec x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x। ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूं कहीं पर? चलिए, अभी तक तो सारे फॉर्मूले सही जा रहे थे, log x वाला बच रहा है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, क्योंकि वहां पर हम log x का डिफरेंशिएशन लिखते थे 1 अपॉन x। यहाँ पर लिमिट रहेगी तो वैसे ही हमें पुट करना, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, 10 मान के चलो कि अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंबल है और dx लिखा हुआ है, मतलब यहाँ कांस्टेंट है, 1 है, 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लिखा है, हम यहाँ पर 1 एज्यूम कर लेंगे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूले हो गए जिनको हम यूटिलाइज करेंगे आगे भी, है ना। आई होप कि ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे इन्हीं फॉर्मूले को हम कुछ तरह से मोल्ड भी करेंगे, बट अभी हमने बहुत सिंपल फॉर्मूले लिए, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मेहनत आपको उन क्वेश्चंस के लिए नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन है ना, आपको x टू दी पावर 11/2 dx x के रेस्पेक्ट में इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। आपने याद किया ये वाला फॉर्मूला, क्लियर, गलत तो नहीं होगा, यही करना है हमें। x टू दी पावर 11/2 प्लस 1 अपॉन 11/2 प्लस 1। नेक्स्ट एलसीएम लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x टू दी पावर 13/2 अपॉन 13/2, 2 ऊपर आ जाएगा, x टू दी पावर 2 अपॉन 13, x टू दी पावर 13 कांस्टेंट लिखें, ठीक है, बट लोड नहीं लें उसको, कांस्टेंट लिखते चलें, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत हमारी नहीं लगी, चलिए कोई बात नहीं। इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया साइन एक्स, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, साइन एक्स में हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ मेरे पास आ गया एक्स टू दी पावर p/q, अब इसका इंटीग्रेशन हमने किया, सो एक्स टू दी पावर p/q प्लस 1, p/q प्लस 1 कॉन्स्टेंट c, एलसीएम ले सकते हो आप, ये आपके पास पावर वाली टर्म आ गई, q ऊपर आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नीचे p प्लस q, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, क्लियर। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए, एक आध क्वेश्चन और देख लो, देखो ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx, ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, क्लियर है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करें, तो हमने इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया, टर्म अलग अलग हैं, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में करते थे वही हमने यहाँ पर किया। अब तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये 1/2 नीचे प्लस का होगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 कांस्टेंट c। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3/2, 2 ऊपर आ गया, 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये 1/2 होगा, उसका 2 ऊपर आ जाएगा, x टू दी पावर 1/2, 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी आप रूट का यूज कर सकते हैं, x क्यूब का रूट हो जाएगा ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाता, तो आप क्या करते? इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि स्क्वायर आ जाता, तो आप क्या करते? कंफ्यूज होते हैं? नहीं होते। क्यों कंफ्यूज हो? अच्छा, आप बोलोगे सर कि स्क्वायर वाले के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते a स्क्वायर एक्स हो जाता, प्लस बी स्क्वायर 1/x हो जाता, प्लस 2ab। चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरली नहीं समझते इसको भी कर लेते हैं, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो हम क्या करते, हम आइडेंटिटी लगाते, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों हट गए, इंटीग्रेशन वही चल रहा है। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 2/2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 2 का इंटीग्रेशन अगर 2 कांस्टेंट है इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। तो दिस इज द आंसर, कांस्टेंट c। तो इस तरह से हम नॉर्मल क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन में नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में नॉर्मल क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, अब चीज़ों को और बढ़ाएं, है ना। अब हम थोड़े से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जिसमें हम लिमिट्स पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, आपने इक्वेशन बहुत बार देखा होगा,
याद आया इक्वेशन देखकर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस या एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर लें, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। चलो ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। हमें पता है कि x एक वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। तो बाहर ले लो, क्या क्या बाहर आ जाएगा, g, कैपिटल M और स्मॉल m, सॉरी। अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, गलत तो नहीं, इसको मैं ऐसा लिख दूं 1/x² को x⁻²। नेक्स्ट जी एम एम इंटीग्रेशन किया तो x⁻² + 1 - 2 + 1, लिमिट जो चल रहा है वो चला रहे हैं, जी एम एम x⁻⁻1 और ये -1, तो -1/x ऐसा हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं हूँ, एक बार आप क्रॉस चेक करें, है ना। ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 का माइनस साइन आ गया, और ये -1 था तो अपॉन में जाकर प्लस हो गया। अब लिमिट पुट करते हैं, देन जी एम एम अपर लिमिट रखते हैं। अच्छा, माइनस के सिंबल को आप बाहर निकालो या वहीं पर लिखा रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। 1/x में लिमिट पुट करते हैं तो 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r जी एम एम। अच्छा, ये तो हो जाएगा 0, एक माइनस ए प्लस हो गया। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन होने के बाद आपको क्या कहानी पता चल गई, ये सिर्फ एक इक्वेशन दी थी जो कि आप मैथ्स में यूज करोगे, 11th क्लास में आएगी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, नो इशू, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इस बार हमने क्वेश्चन लिया 12th क्लास से, r² dr r1 और r2, ठीक है। ये इक्वेशन है कूलम्ब्स लॉ की, गलत तो नहीं मैं, k गिवन q2/r²। चलो हाँ, इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है r के रेस्पेक्ट में, और लिमिट हमारे पास ये दी हुई है ना, r1 to r2। हमने कहा ठीक है, इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं हो सकता है यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो dx लिखा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो माइनस k q1 q2 तो कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, ऐसा कुछ आ गया, या ब्रैकेट में हटा देता हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन का सिंबल लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट k q1 q2 इंटीग्रेशन अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन अगेन वही आ जाएगा ना जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, r1 r2। चलिए q1 q2 माइनस साइन बाहर आके प्लस कर देगा, इसको हटा देते हैं, 1/r2 माइनस 1/r2। ये हो गया इंटीग्रेशन हमारे पास इस वाली टर्म का। समझ में आ रही ना चीज कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और फिर हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। क्वेश्चन इज u v m, ठीक है, v dv, ये मास, ये वेलोसिटी, ये dv वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट हमें दिया हुआ है, u से v तक हमें लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो अब सिंपल है, देखो यार, हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, u v dv। लिमिट में ध्यान मत देना कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट में क्या लिखा रहे हैं, पहले तो करो तो सही, इंटीग्रेशन करो, बाद में सिर्फ लिमिट पुट करना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ उस वेरिएबल की जगह, और कुछ नहीं करना है आपको। अब v का इंटीग्रेशन, तो v पे पावर कितनी है, 1 + 1 2 v² अपॉन 2, फिर
अपर लिमिट तो v है, माइनस लोअर लिमिट u है। सो दिस इज द इक्वेशन जो कि हम पढ़ रखिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया है ना, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक हम टाइप देखते हैं इंटीग्रेशन का। देखिए u v dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, अच्छा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट u और v दोनों x के फंक्शन है ना, ऐसा मत समझ लेना u और v और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब कांस्टेंट है, 1 लिख दो, खत्म किया। नहीं, u v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, u और v दोनों फंक्शन हैं किसके, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो वैसे ही आ गया जो कल प्रोडक्ट रूल था। बिल्कुल, इंटीग्रेशन में से बाय पार्ट बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि कुछ कुछ मिलता जुलता है वैसा, बट थोड़ा सा अलग भी है, याद रखना पड़ेगा ना। क्या फॉर्मूला है हम उसकी बात करते हैं। जब भी ऐसी कोई कहानी आती है बाय पार्ट वाली, तो ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट फंक्शन बाहर। अच्छा अभी तो पहले ये देख लो, फर्स्ट फंक्शन बाहर, u को बाहर लिखा, बट इसके लिए यहाँ कंडीशन होती है। डिफरेंशिएशन में कोई कंडीशन नहीं होती थी, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मानो, किसी भी फंक्शन को सेकंड मानो, है ना। यहाँ पर कंडीशन होती है, अभी हम आते हैं उस कंडीशन पर भी। तो u को बाहर लिखा, v का डिफरेंशिएशन, माइनस का सिंबल, डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस का सिंबल, एक बड़ा सा साइन लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का, बताता हूँ क्यों, फिर एक ब्रैकेट। अच्छा, जिस फंक्शन को मैंने बाहर लिया था उस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। जो फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले हुआ था वापस से उसी का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। कौन सा ब्रैकेट क्लोज, ये वाला जो ब्रैकेट लगाया था ये क्लोज। अब पूरे का इंटीग्रेशन, फिर से समझिए यहाँ पर हुआ क्या। फर्स्ट फंक्शन हमने बाहर लिया, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन, फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करेंगे अभी बता रहा हूं मैं, है ना। अब माइनस का सिंबल लगाया, होल का इंटीग्रेशन, मतलब जो भी अंदर टर्म लिखने वाला हूं ना उन सभी का बाद में इंटीग्रेशन करना है। तो होल का इंटीग्रेशन, अब वो होल के अंदर क्या क्या आने वाला है, जिस फंक्शन को आपने बाहर लिया था उसका डिफरेंशिएशन, और अगेन वही सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया अभी तक फॉर्मूला, क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पर, कोई एक सिंपल। अच्छा पहले आप रूल समझ लीजिए किस फंक्शन को क्या लेना है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए आपके पास रूल आता है ये वाला, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब होता है लॉग वाले फंक्शन, लॉगरिथम, ए मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कि इन्वर्स फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, इस टाइप के टेन इन्वर्स एक्स, जो भी आते हैं आपके पास ये सारे इन्वर्स फंक्शन हैं। लॉग तो आपको पता है, लॉग वगैरह वाले जो टर्म आते हैं लॉग एक्स वगैरह यूज़ कर लेंगे हम। एल्जेब्रिक में क्या क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये सब एल्जेब्रिक वाले में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा वाली सारी टर्म आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e⁻x वगैरह ये वाले सारे फंक्शन आ जाएंगे। आपको सीक्वेंस से चलना है, मतलब कहने का मेरा ये है कि मान के चलिए कि कहीं पर एक इन्वर्स फंक्शन आया और कहीं पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, तो इन्वर्स फंक्शन सीक्वेंस में कहाँ है आगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। समझ रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, है ना, वो
अब जैसे इसको सेकंड फंक्शन मैंने माना है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होकर e टू द पावर x हो जाएगा, है ना। यहाँ पर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होकर e टू द पावर x हो जाएगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे जो भी टर्म आपके पास आ रही है, आप एक क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, आई होप, है ना। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, वो ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा आपके लिए। तो सबसे पहली चीज हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है, फिर हमें इस रूल को याद रखना है, आइलेट रूल को। आइलेट में जो आई वाली टर्म मतलब जो इनवर्स फंक्शन है, अगर मान के चलो ये दोनों फंक्शन आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब पहले वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और बाद वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को मैं यहीं रहने देता हूं और हम आते हैं अपने एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा, हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। x log x dx, क्वेश्चन इज दिस। मतलब हमने यहाँ पर एक x लिया है और एक log x लिया है, दो फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब कहानी ये बन रही है कि इसमें से log, अभी अगर मैं आइलेट रूल लिखता हूं तो log यहां पर आ रहा है, x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, गलत तो नहीं है। तो log और x, अब इसमें से आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? आप इसमें से फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे log को, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। गलत तो नहीं हूं मैं, यही आइलेट रूल कह रहा है। ठीक है, अब लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर? आगे माइनस होल का इंटीग्रेशन। अच्छा, जिसको बाहर लिखा था उसका डिफरेंशिएशन, मतलब log x का। ये टर्म मैं वहां समझाने की कोशिश कर रहा था, तो क्वेश्चन में ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगी। फिर अगेन उसी का इंटीग्रेशन जो यहां पर लिखा हुआ है, x dx, और होल का इंटीग्रेशन जो कि हम बाद में करेंगे। अब log x एज इट इज लिखा हुआ है, x dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, पूरे का इंटीग्रेशन। log x, x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक x से एक x गया, यहाँ एक x बचा, कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाय 2। सो आपके पास आ गया x स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो समझिए आप कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। फंक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसको पलट लें, है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ, है ना, कुछ देर के लिए। तो ये x बाहर आ जाएगा, log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, अभी के लेवल में पता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे की देखते हैं कहानी। डिफरेंशिएशन किसका हो गया, जो बाहर गया था, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इंटीग्रेशन log x का नहीं पता है, तो अगेन वहाँ ये कन्फ्यूज़न होगा। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि जब आप मैथ्स में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ एक कहानी और आती है कि यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल ही नहीं हटता है, इंटीग्रेशन का सिंबल आता जाता है, खत्म ही नहीं होता इंटीग्रेशन, है ना। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमने ये समझा कि जब हमें बाय पार्ट लगाना है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल यूज करना है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलो अभी x और log लिया था, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, x और cos ले लेता हूं। ठीक है, लगाते हैं आइलेट रूल। तो आइलेट रूल ये कहता है कि x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos, है ना। तो आगे कौन है, x है, x बन गया फर्स्ट फंक्शन, cos x बन गया सेकंड फंक्शन, x बन गया
फर्स्ट फंक्शन और cos x बन गया सेकंड फंक्शन। क्लियर है? जो कि पिछली बार सेकंड फंक्शन था, x सेकंड फंक्शन था, log फर्स्ट फंक्शन था, अब की बार चेंज हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। करते हैं इसका क्वेश्चन। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, तो जो फंक्शन बाहर था उसका डिफरेंशिएशन, अगेन cos x वाली टर्म को फिर इंटीग्रेट करके लिख देंगे और dx। x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, प्लस का ही होता है भैया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, माइनस का सिंबल। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अच्छी बात। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन का सिंबल sin x dx। ठीक है, अब sin x का इंटीग्रेशन हम करेंगे विच इज माइनस cos x, तो x sin x माइनस माइनस प्लस, ये फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना तो समझे हो कि बाय पार्ट रूल को यूज कैसे करना है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि मैक्सिमम जगह, मतलब बहुत सारी जगह 12th क्लास में भी आप यूज करोगे, 2-3 चैप्टर में, 11th में भी कितनी बार आ जाएगा। उस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो हम एक क्वेश्चन करते हैं वापस से बाय पार्ट का। इस बार एक कोई एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x वाला कोई एक फंक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लिया मैंने, x e टू द पावर x dx। अच्छा, अब तो क्लियर है ना कि एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में होता है, मतलब ये सेकंड फंक्शन होगा, आगे फर्स्ट फंक्शन जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगेन ये e टू द पावर x dx वाले का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, सॉरी dx। x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और फिर से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि आप इसमें कुछ मतलब कठिनाई नहीं लग रही होगी आपको, है ना। कुछ टफ लग रहा है? नहीं है यार, सिंपल है बाय पार्ट रूल। बस ये याद रखना, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा। ठीक है, चलो हम ये क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कांस्टेंट वांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह, है ना। ये इंटीग्रेशन होता है, चलो मान लिया ये इंटीग्रेशन होता है। अब अगर आपके पास यहां पर ऐसा लिखा होता और फिर वो पूछ रहे होते कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, समझे? मतलब अगर सिर्फ ax प्लस b का इंटीग्रेशन पूछते तो हम कर देते, 2 टर्म है, दोनों को अलग अलग किया, कहानी खत्म। अब ax प्लस b का पावर होल n है, होल n तो पता ही नहीं हमें। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हो सकता है वह पावर 2 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, सॉल्व करो। 3 आ जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, 4 आ जाए तो आगे मल्टीप्लाई करो 4 बार, 5 आ जाए तो यही करते रहो पूरे दिन, तो फिर क्या। तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन, आपको याद आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आता तो हम क्या करते थे? तो हम इसको पहले कोई एक सिंबल मान लेते थे, x मान लिया, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाते थे, n आगे इस पे पावर n माइनस 1 और फिर अगेन इसी का डिफरेंशिएशन करते थे। क्लियर? यहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत इजी है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको करना वही है कि ये वाली टर्म को एक सिंगल वेरिएबल सपोज करो और फॉर्मूला लगाओ। आपने कहा ठीक है सर, लगा दिया। मतलब इसको अगर मैं x मानता है, x टू दी पावर n का क्या आता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही आने वाला था, ठीक है। एक चीज और करना है कि जो अंदर वाली टर्म है जिसको आपने एक वेरिएबल सपोज किया था, उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, समझ रहे हो?
उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिखना है। पिछली बार मल्टीप्लाई करके ही लिखते थे डिफरेंशिएशन में, इस बार कहाँ लिखना है, अपॉन में लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा, अभी तो मैं ऐसा डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा के लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax b अपॉन n+1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो a, तो कुछ भी नहीं इसके साथ a और आ जाएगा। तो अब अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूं, पिछली बार क्या हो रहा था या सॉरी हाँ, पिछले केस में क्या हो रहा था, पिछले केस में ये हो रहा था इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन कि जो 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 वेरिएबल के साथ कांस्टेंट था वो इनटू में आ रहा था। इस बार जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ रहा है। और उसको अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलूं तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करके इनटू में लिख रहे थे, इस बार डिफरेंशिएट करके अपॉन में लिख रहे हैं। नहीं समझे, चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये तो फॉर्मूला ठीक है, एक और देखो। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता e टू द पावर ax, अब e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर ax, e टू द पावर ax अगर आ जाएगा तब आप क्या करें, आप कुछ मत करो, आप e टू द पावर ax का e टू द पावर ax लिखो। हमने कहा ठीक है, अपॉन में ax का डिफरेंशिएशन कर दो, ax का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आप जैसा इंटीग्रेशन कर रहे थे वैसा ही इंटीग्रेशन करो, बट जो x वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में भी आप कर रहे हो, जो भी वेरिएबल है x के अलावा या x, उसके साथ जो कांस्टेंट आ रहा है उसको अपॉन में लेकर आ जाओ, डिवाइड में लिख दो। एक और क्वेश्चन देखो, साइन ax प्लस b, किसी ने हमसे बोला कि भैया इसका इंटीग्रेशन करो, हमने कहा ठीक है इसका इंटीग्रेशन करते हैं साहब। इसका इंटीग्रेशन करने के साथ साथ हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, बहुत अच्छी बात, अपॉन ax का डिफरेंशिएशन, ax का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन 0, a का मतलब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। सिंपल है, सिंपल है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने देखे किस तरह से करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन देखे, फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देखे, उसके बाद बाय पार्ट रूल देख लिया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लिए कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझें, मान के चलो कि किसी ने आपको ऐसा पूछ लिया, ठीक है, ऐसा पूछ लिया, तो अब आप क्या करोगे इस वाले केस में, क्या अभी वही लगाओगे जो मैं बता रहा था? नहीं, बस इंटीग्रेशन में यही तो थोड़ा सा है, एक्चुअली में इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा, है ना, बट उनको ध्यान रखना है आपको, पूरा इंटीग्रेशन में नहीं घुसना है। इंटीग्रेशन में घुसेंगे हम 1.5-2 महीने बिगाड़ देंगे अपना, है ना। चलो मैथ्स वालों के लिए तो अच्छी बात है, बेचारे बायो वाले क्या करेंगे, जो नीट के एस्पिरेंट्स वाले बच्चे जो हैं, नीट एस्पिरेंट्स, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी ना 1.5 महीने का मैथ्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें उतनी ही ठीक है, ठीक है। तो क्या करें अब इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x -1, बट चूंकि मुझे यहाँ साइन दिखाई दे रहा है तो मैं इसी से काम चलाऊंगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे फेंकते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं, इसको मैं यहाँ लेकर आया, इसको मैं उधर लेकर गया, मतलब बताना नहीं चाहिए यार, ये 9th-10th क्लास की चीज़ें और छोटी क्लास की चीज़ें। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, आपका पेन आपका बोर्ड कुछ भी लिखें, ठीक है। चलो हाँ, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैंने कर दी। 1 - cos 2x अपॉन 2। अब तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोई साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं था, बट कॉस का तो फॉर्मूला है, कॉस एक्स का। देखो कैसे,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 या 2 को मैं अभी पूरा बाहर ही लिख लूँ, आखिरी में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल, बहुत अच्छी बात। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ये भी बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ क्या cos x लिखा है, नहीं cos 2x लिखा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में लिख दिया जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में मतलब जो अभी कुछ देर पहले मैंने पिछले बार बताया था रब करने के पहले, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसे लिखें, ठीक है। इसी तरह से आप cos स्क्वायर x आता तो आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाकर ट्रांसपोज कर देते, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना, कुछ नहीं, साइन वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस का सिंबल आता है, cos वाली आइडेंटिटी, cos स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में यहाँ प्लस का सिंबल आता है। आप चाहो तो इसे फॉर्मूला बना के भी याद करो, है तो वही फॉर्मूला, ट्रांसपोज किया, आप डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये केस भी समझ लिया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स में कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और आती है ना, बट ठीक है, उतना लोड नहीं लेना, इतना इंटीग्रेशन सफिशिएंट है। बट उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, है ना, सिर्फ मान के चलना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, और ज़्यादा हम नहीं घुसेंगे इंटीग्रेशन, आखिरी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उन्होंने हमसे बोला कि भैया इसका इंटीग्रेशन करो, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ, है ना। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हमने उसे मान लिया कोई नया वेरिएबल लाइक t, ठीक है, कोई नया वेरिएबल मान लिया, कोई नया वेरिएबल मान लिया। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, सो द इक्वेशन इज cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx। तो क्या मैं dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ न्यूमरेटर में, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ dt, तो ऊपर वाली पूरी टर्म की जगह आ गई dt अपॉन नीचे वाली टर्म को मैंने t सपोज किया था। लो, हो गया मेरा क्वेश्चन आसान। क्या हो गया क्वेश्चन? अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है 1/t का। 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log t। ये हो गया डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, है ना, log t हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या कहानी बनी, इसमें तो आंसर छोड़ नहीं सकते कि t तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, हमने तो सपोज किया था मन से। अब वापस से वो t की वैल्यू जो सपोज की थी वो पुट कर दो। हमने कहा ठीक है, ये लो भैया, आपने बोला तो पुट कर दी, cos x प्लस साइन एक्स। सो इसका सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, क्लियर। सो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैक्सिमम तो फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं जो फिजिक्स में आने वाले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आई होप कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड इस लेक्चर को देखने के बाद आपको शायद ही कोई डाउट आए इन फिजिक्स, है ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ्स को लेकर बैठे हुए हो तो भैया ये उसका 0.5% भी नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर है। मैंने बोला यार करते करते 1.5 महीना लग जाएगा, ठीक है, चलो उस पर नहीं आते, हम वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड हर एक, मतलब पिछले जो मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और ये जो चौथा वीडियो है, आप चारों वीडियो से मैथमेटिकल टूल्स के कंसेप्ट समझ सकते हैं काफ़ी हद तक, है ना। फिर भी जो आगे चैप्टर्स में मैथ्स आता है तो वही उसी डेरिवेशन में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए वो है वेक्टर्स, ठीक है।
तो हम मैथमेटिकल टूल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स अब आएंगे वेक्टर वाले पार्ट के ऊपर और धीरे धीरे करके उसे कंप्लीट करेंगे, तो सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे, है ना। और कुछ ही दिनों में कुछ मतलब स्पेशल वीडियोस भी आप लोगों के लिए आएंगे, है ना। उसकी डिस्कशन बट हम किसी अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।